हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो ये सफिशिएंट कंडीशंस के प्रूफ में हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। पहले हम उस रिजल्ट को देखेंगे, डिराइव करेंगे। तो एक फंक्शन लेते हैं हम जो कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। लेट एफ ऑफ जेड बी अ continuous and differentiable फंक्शन। डिफरेंशिएबल है मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है एफ डैश जेड इक्वल होता है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड माइनस एफ डैश जेड इक्वल एप्साइलन, वेयर एप्साइलन टेंड्स टू ज़ीरो एज डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो। देखिए, अगर हम ये लिमिट लगाते हैं यहाँ पर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो तो क्या होगा, इसके आगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो। ये जो फंक्शन है एफ डैश जेड, इसमें डेल्टा जेड नहीं आ रहा, तो ये डेल्टा जेड से फ्री है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसके साथ लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एफ डैश जेड ही रहेगा। यहाँ जैसे ही हम लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो लगाएंगे तो हमने क्या लिख रखा है, डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो पे एप्सिलॉन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड माइनस एफ डैश जेड इक्वल ज़ीरो होगा, तो एफ डैश जेड बराबर ये बन जाएगा। मतलब इस रिजल्ट को ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ से एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या बनेगी, एफ डैश जेड प्लस एप्सिलॉन डेल्टा जेड। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे सफिशिएंट कंडीशन के प्रूफ में। तो ये रिजल्ट लिखने के लिए कंडीशन क्या थी, फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। मतलब ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो उसके लिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड प्लस एप्सिलॉन डेल्टा जेड, और कंडीशन है साथ में वेयर एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो एज डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, अच्छा एक और चीज़ हो सकता है, ये जो कंडीशन है ना, ये ऐसे लिखी हुई हो कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। मतलब इस लाइन की जगह, ये जो लाइन है इसकी जगह पर ये भी लिखा हुआ हो सकता है, लेट एफ जेड एंड एफ डैश जेड आर कंटिन्यूस फंक्शंस। तो उस केस में भी हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर एफ डैश जेड कंटिन्यूस है मतलब वो एग्जिस्ट करता है, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो एफ डैश जेड बराबर ये रिजल्ट होगा, और इस रिजल्ट से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, हम ये यूज़ करेंगे सफिशिएंट कंडीशंस के प्रूफ में। अब हम सफिशिएंट कंडीशंस पे चलते हैं। तो sufficient conditions for a function to be analytic. The sufficient conditions for a function w is equals to f of z is equals to u plus iota v. एक complex valued function है। इसके analytic होने के लिए, to be analytic in a domain D, ये किसी domain D में analytic कब होगा, उसके लिए कौन सी condition sufficient है, मतलब क्या दिखाना काफ़ी होगा किसी function को analytic prove करने के लिए। necessary condition में तो वो कंडीशंस नेसेसरी थी लेकिन काफ़ी नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। तो अब हम सफिशिएंट कंडीशंस पढ़ेंगे। तो क्या है कंडीशंस, इज दैट द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूस एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कोशी-रीमान इक्वेशंस। u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए। u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या बनेंगे, हमें पता है u और v x और y के फंक्शंस होते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या बन सकते हैं, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई। तो ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कंटिन्यूस हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होने चाहिए। मैं u v की बात नहीं कर रही हूँ,
यू वी कंटिन्यूस होंगे तभी डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई ये सब एग्जिस्ट करेंगे। हमें पता है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो वो उसका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो u और v तो कंटिन्यूस होंगे, उसके साथ ही साथ इसके u और v के जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे वो भी अगर कंटिन्यूस फंक्शंस हों और साथ में वो कोशी-रीमान इक्वेशंस, ये हमें पता है कोशी-रीमान इक्वेशंस क्या होती है, उनको भी सेटिस्फाई करे। यानी कि अगर हमें फंक्शन दे रखा है u प्लस आयोटा v कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, तो इसमें ये जो रियल पार्ट u और इमेजनरी पार्ट v है, अगर ये कोशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं और साथ ही साथ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं, तो हम कह सकते हैं फंक्शन एनालिटिक होगा। तो ये फंक्शन को एनालिटिक दिखाने के लिए सफिशिएंट कंडीशन है। देखिए ये तो हमने नेसेसरी में भी लिखा था, तो सफिशिएंट में एडिशनल क्या ऐड किया है हमने कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे यू और वी के वो कंटिन्यूस फंक्शंस होने चाहिए। अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो प्रूफ में हम ये मान के चलेंगे कि u और v जो हैं वो कोशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं और साथ ही साथ ये जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये कंटिन्यूस है, और हम ये प्रूव कर देंगे कि अगर ये कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होती है दोनों तो फंक्शन एनालिटिक बनेगा, ठीक है। तो लेट f ऑफ z, या फिर जिसे हम w लिखेंगे, इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। हमने ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिया है डिफाइंड इन डोमेन डी। डोमेन डी में डिफाइंड एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। इसके साथ ही साथ हम ये मान के चलेंगे लेट डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। मतलब हमने ये मान लिया कि u और v कोशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इसके साथ ही साथ एक और अजम्पशन हम लेके चलेंगे, लेट ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई आर कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं और प्रूव क्या करेंगे हम कि अगर ये कंडीशंस दोनों एक साथ सेटिस्फाई होती है तो जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा, ठीक है। तो CR इक्वेशंस के साथ साथ चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कंटिन्यूस होते हैं तो फंक्शन 100% एनालिटिक होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सिंस W इज इक्वल्स टू है u प्लस आयोटा v, तो अगर मैं डेल W की बात करूं तो ये होगा डेल U प्लस आयोटा डेल V, ठीक है। देखो U जो है ये होता है x और y का फंक्शन, तो अगर x में चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो जाए, y में चेंज होके y प्लस डेल्टा y हो जाए, तो u भी चेंज होके u प्लस डेल्टा u हो जाएगा। तो u प्लस डेल्टा u इक्वल क्या होगा, x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डेल u निकालती हूँ तो ये बनेगा u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, राइट। अब हम डेल u इक्वल ये जो है u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u x y प्लस डेल y, ये जो फंक्शन है ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, प्लस u x y प्लस डेल y माइनस u x y। देखो ये दोनों तो ऑलरेडी थे, यहाँ पर ये वाला फंक्शन हमने माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो ये जो है ये u फंक्शन यहाँ पे वेरिएबल x प्लस डेल्टा x है और यहाँ पे वेरिएबल x है, और y जो है वो सेम है y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y, यानी कि
एक्स वेरिएबल जो है उसमें डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है और उस चेंज पे फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस लिख रखा है, मतलब यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स वेरिएबल पे यू की वैल्यू है और ये एक्स वेरिएबल पे यू की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम वो जो रिजल्ट हमने इस प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले लिखा था वो यूज़ करेंगे। देखिए वो रिजल्ट क्या था, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये था वो रिजल्ट, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड। यही सिचुएशन बन रही है ना वहाँ पे, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे जो वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है दोनों में, उसमें चेंज नहीं हो रहा, माइनस यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ z प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड था और ये x प्लस डेल्टा एक्स माइनस यू एक्स है। तो x वेरिएबल में चेंज हो रहा है, तो इसको इक्वल हम इस डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था, f डैश z, मतलब जिस वेरिएबल में चेंज हो रहा है उसके विद रिस्पेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ चेंज x वेरिएबल में हो रहा है तो x के विद रिस्पेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और हमें पता है u दो वेरिएबल का फंक्शन है तो एक के विद रिस्पेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, इक्वल डेल u बाय डेल एक्स बनेगा प्लस एप्साइलन और साथ में आएगा डेल x। ओके, तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये बनेगा डेल u बाय डेल एक्स प्लस एप्साइलन 1 लिख रही हूँ मैं क्योंकि हमें ये सेम चीज़ v के लिए भी करनी है, और साथ में इसके आएगा डेल x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को देखो, ये दोनों टर्म्स, इनमें भी वही u की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल जो था ना हमारा x वो चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड वेरिएबल चेंज हो रहा है। यहाँ पे y प्लस डेल्टा y है माइनस ये y है, तो यही सेम रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार डिफरेंशिएशन x की जगह y के लिए होगा। तो क्या बनेगा रिजल्ट, डेल u बाय डेल y प्लस ईटा 1 डेल्टा y, और साथ में हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स जब हमने ये रिजल्ट लिखा था तो कंडीशन लिखी थी ना, क्या बनेगी कंडीशन, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 एप्साइलन 1 टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0 ईटा 1 टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गई हमारे डेल u की वैल्यू। सिमिलरली हम डेल v भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो v भी हमारा x और y का फंक्शन है, तो यही सेम प्रोसीजर रहेगा, u की जगह बस v आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डेल u बाय डेल एक्स की जगह डेल v बाय डेल एक्स आ जाएगा, और ये जो अपन ने एप्साइलन 1 लिखा है उसकी जगह हम एप्साइलन 2, और यहाँ पे ईटा 1 की जगह ईटा 2 लिख देंगे। ठीक है, तो मैं सिमिलरली करके डेल v की वैल्यू लिख रही हूँ। तो सिमिलरली डेल v क्या बनेगा, डेल v बाय डेल एक्स प्लस एप्साइलन 2 डेल्टा x प्लस डेल v बाय डेल y ईटा 2 डेल्टा y, और कंडीशन क्या होगी, वेयर एप्साइलन 2 टेंड्स टू 0 एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 ईटा 2 टेंड्स टू 0 एज डेल्टा y टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी डेल u एंड डेल v की वैल्यूज आ गई। हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि w का डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल w इक्वल हमने लिखा था ना डेल u प्लस आयोटा डेल v, तो यहाँ हम डेल u और डेल v की वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू है डेल u बाय डेल एक्स प्लस एप्साइलन 1 डेल्टा x, डेल u बाय डेल y प्लस एप्साइलन नहीं था, ईटा 1 डेल्टा y प्लस आयोटा के साथ डेल v बाय डेल x प्लस एप्साइलन 2 डेल्टा x, डेल v बाय डेल y ईटा 2 आयोटा भी आएगा साथ में डेल्टा y। राइट, तो हमने डेल u एंड डेल v की वैल्यूज यहाँ पे रख दी। ओके, अब एक काम करते हैं हम,
ये जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये 2x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है और 2y के लिए है, तो इसको एक यूनिफॉर्म फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। मतलब या तो पूरे को x के लिए डेरिवेटिव में चेंज कर लो या पूरे को y के लिए। तो ये कैसे करेंगे हम? कोशी-रीमान इक्वेशंस की हेल्प से। हम मान के चल रहे थे ना कि कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो हम पूरे को x में चेंज कर रहे हैं। तो डेल यू बाई डेल वाई जो है वो क्या बनेगा? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, और ये जो डेल वी बाय डेल वाई है ये क्या बनेगा? डेल यू बाय डेल एक्स। ओके, तो मैं ये चेंज करके लिख रही हूँ। तो डेल यू बाय डेल एक्स, इसको अलग अलग भी कर देते हैं साथ में, प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स। ये जो है इसको हम लिखेंगे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स डेल वाई ईटा 1 डेल वाई आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स डेल एक्स। ओके, प्लस ये आएगा साथ में आयोटा एप्सिलॉन 2 डेल एक्स आयोटा, ये बनेगा डेल यू बाय डेल एक्स डेल वाई आयोटा ईटा 2 डेल वाई। एंड ऑफ कोर्स साथ में कंडीशन मेंशन करनी है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो कंडीशन लिखी जाएगी कि एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 होंगे एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ईटा 1 ईटा 2 टेंड्स टू 0 होंगे एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेयर एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ईटा 1 एंड ईटा 2 टेंड्स टू 0 एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, डेल्टा एक्स वाली टर्म्स को। तो ये हमारा डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल चल रहा है, तो ये बनेगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स और साथ में आएगा डेल्टा एक्स। ओके, अब अपन ऐसा करते हैं, ये जो डेल्टा वाई वाली टर्म्स है ना, इन पे मैं डबल टिक लगा रही हूँ, ये इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस आयोटा क्या बनेगा? डेल यू बाय डेल एक्स और ये माइनस 1 अपॉन आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स साथ में डेल्टा वाई। ओके, अब ये जो है ना, इस पर मैं ट्रिपल टिक लगा रही हूँ सेम टर्म्स पे, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 वाले, इनको एक साथ लिख देते हैं। तो ये बनेगा एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 डेल्टा एक्स, और ईटा वाली टर्म्स जो रिमेनिंग है उनको एक साथ लिख देते हैं। तो ये बनेगा ईटा 1 प्लस आयोटा ईटा 2 डेल वाई। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स कंडीशन है वेयर एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ईटा 1 एंड ईटा 2 टेंड्स टू 0 एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो -1 अपॉन आयोटा है ये हमें पता है प्लस का आयोटा बन जाएगा, तो इन दोनों टर्म्स में ये कॉमन आ जाएगा। ये डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स है, ये डेल यू बाय डेल एक्स है, और ये जो -1 अपॉन आयोटा है ये प्लस का आयोटा बन जाएगा ना, तो डेल वी बाय डेल एक्स ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद डेल डब्ल्यू इक्वल क्या बनेगा? डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे तो बचेगा डेल एक्स और यहाँ पे आयोटा डेल वाई। ठीक है, ये जो है इसे हम पूरे को एप्सिलॉन लिख देते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा एक्स, इसको पूरे को ईटा लिख देते हैं डेल्टा वाई, है ना। देखिए एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दोनों ही 0 हो रहे हैं एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लेंगे, ये दोनों 0 है, मतलब इन दोनों का जो सम है विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ आयोटा ये भी 0 होगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? वेयर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ईटा टेंड्स टू 0 एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। ठीक है, अब ये जो है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ये हमारा डेल्टा जेड होता है, तो हम इसे लिख देते हैं डेल्टा जेड।
तो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल क्या बनेगा, डेल यू प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल जेड, साथ में है एप्साइलन डेल एक्स प्लस ईटा डेल वाई, एंड ऑफ कोर्स कंडीशन है एप्साइलन टेंड्स टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ईटा टेंड्स टू 0 एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, दोनों तरफ डेल जेड से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, ये डेल जेड कैंसिल हो जाएगा, एप्साइलन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड ईटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड, राइट। अब हम लेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसमें तो डेल्टा जेड आ नहीं रहा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अच्छा, डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 का मतलब होता है डेल्टा एक्स भी टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वाई भी टेंड्स टू 0। तो जैसे ही डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा एप्साइलन 0 हो जाएगा, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 होगा ईटा 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, रीज़न लिख देते हैं हम, सिंस डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 implies डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, तो एप्साइलन और ईटा दोनों 0 हो गए। ओके, ये हमें पता है, इसे हम लिख देते हैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड, तो ये बन गया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। हमने ये अज्यूम करके चल रहे थे कि ये जो है डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल एक्स ये कंटिन्यूस है, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि ये डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो डी डब्ल्यू बाई डी जेड है, अच्छा डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड था ना, तो इसे हम डी एफ बाई डी जेड भी लिख सकते हैं या फिर एफ डैश जेड भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ, एफ डैश जेड यानी कि डी एफ बाई डी जेड यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स एग्जिस्ट यूनिकली। ये यूनिकली एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमें दे रखा था कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये कंटिन्यूस है, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली, ये यूनिकली एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन होगा। तो देखिए, हमने ये अज्यूम करके चले थे हम कि एफ जेड के जो रियल और इमेजनरी पार्ट है यू एंड वी, वो कोशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, और साथ ही साथ वो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई कंटिन्यूस है, ये अज्यूम करके चले थे, और हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन एनालिटिक होगा। यानी कि ये जो कंडीशंस हमने बताई वो सफिशिएंट है किसी फंक्शन को एनालिटिक दिखाने के लिए। मतलब अगर हमें किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है तो उस फंक्शन के रियल एंड इमेजनरी पार्ट के लिए एक तो कोशी रीमान इक्वेशंस चेक कर लो, और कोशी रीमान इक्वेशंस अगर फुलफिल हो जाती है, और साथ में ये भी चेक कर लो कि वो जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो अगर कंटिन्यूस फंक्शन बन जाते हैं तो फंक्शन हम 100% एनालिटिक होगा। आई होप आपको सफिशिएंट कंडीशन समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।